नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीएससी आरओ या आरओ का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है, जिसके संबंध में हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा थ्योरी कर रहे हैं, वो भी रिवीजन के साथ। ठीक है ना, पूरा रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही कायदे से। आपने पहले पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड में चीज़ें पता चल रही होंगी। ठीक है, तो हम लोग मृदा वाला टॉपिक कर रहे थे, ठीक है ना, और इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया था मृदा वाला, जिसमें हम लोगों ने मृदा, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कण कौन कौन से होते हैं, विस्तार कौन कौन सा है मिट्टी का, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, और कुछ मिट्टियों के बारे में भी पढ़ लिया था। तो उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो भी मैपिंग से हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहले हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में, मतलब पहले वाले पार्ट में क्या देखा था, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर फटाफट से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने मृदा के बारे में देखा था कि मृदा क्या है, उसका अध्ययन वगैरह, कैसे क्या बनती है मृदा। फिर हम लोगों ने देखा था मृदा और ह्यूमस के बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था मृदा कण के बारे में। उसका क्रम भी कभी कभार पूछ लेता है, कौन सा कण सबसे बारीक है। ठीक है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। फिर हमने देखा था जनक सामग्री क्या होती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान और ग्रेनाइट और नीच चट्टान से कौन कौन सी मिट्टियां बनती हैं। तो आग्नेय चट्टान से बनती है काली मृदा, और ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बनती है लाल पीली मृदा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखा था। फिर हमने देखा था स्थिति के आधार पर, फिर हमने बात की कि क्षेत्रीय मृदा क्या होती है, अक्षेत्रीय मृदा क्या होती है। ठीक है, फिर हमने बात की थी ग्राफ के माध्यम से जो OAB लेयर्स होते हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और फिर हमने बिल्कुल बेसिक बात की थी कि अगर ह्यूमस ज़्यादा है तो उपजाऊपन ज़्यादा, ताप ज़्यादा है तो जीवाणु ज़्यादा, जीवाणु ज़्यादा है तो ह्यूमस ज़्यादा, ह्यूमस ज़्यादा है तो उपजाऊपन ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा है तो ह्यूमस घुल कर नीचे चले जाते हैं तो उपजाऊपन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमस ओ स्तर में ही होने चाहिए, तभी उपयोगी होता है। नीचे चला गया कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे चलें। आगे हम लोगों ने देखा था मृदा के प्रकार। ICAR के अकॉर्डिंग मृदा 8 प्रकार की हैं, 8 भागों में बांटा गया है। मृदा का विस्तार भारत में किस कौन कौन से, पहले नंबर पे जलोढ़ है, दूसरे नंबर पे लाल है, तीसरे नंबर पे काली है, चौथे नंबर पे लेटराइट है। और जलोढ़ मृदा के बारे में फिर हम लोगों ने विस्तार देखा था, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में, क्योंकि पहले नंबर की है। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ बांगर, नवीन जलोढ़ खादर। फिर जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कौन कौन सा है, पूरा ग्राफ में देखा था मैप बनाकर। और फिर हम लोगों ने देखा था काली मृदा। काली मृदा का क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट की थी। स्वतः जुताई वाली, स्वतः सिंचाई वाली, काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मृदा को काली, कपासी, रेगुर, स्वतः जुताई वाली, स्वतः सिंचाई वाली मृदा भी कहा जाता है। बेसाल्टिक चट्टानों या लावा चट्टानों के विखंडन से इसका निर्माण हुआ है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। जबकि माली, एक शॉर्ट फॉर्म बताया था कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लाइम मतलब चूना, और आयरन, आई मतलब आयरन की अधिकता पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फिर काली मृदा का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ठीक है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली थी, काली मृदा तक हो गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगली मृदा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से नोट करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगली मृदा, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, देखो लाल पीली मृदा हमेशा एक साथ आएगा। ठीक है ना, क्यों आएगा, उसका भी एक कारण है। देखिए, पहली चीज हमने जनक सभागृह में बताया कि लाल पीली मृदा का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से होता है। ठीक है, तो हम ये कह दें कि इसका निर्माण, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक पॉइंट, इसका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टान। ग्रेनाइट, नीस, ये आंतरिक आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, हम लोग जब चट्टान पढ़ेंगे ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो बताऊंगा इसके बारे में। इसके निर्माण ग्रेनाइट, नीस चट्टानों के विखंडन से होता है। ठीक है ना, सिंपल सा पॉइंट है। अब समझिएगा, इसमें दो मृदाएं हैं, एक है लाल मृदा, मैंने बताया एक है लाल मृदा, और एक है पीली मृदा। पीली मृदा,
तो भाई ये लाल मृदा पीली मृदा अलग अलग क्यों है, एक साथ क्यों नहीं है, ये भी तो बात है ना। तो इसका कारण है, समझिएगा। लाल मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसको लाल मृदा कहा जाता है, ठीक है। और जब यही लाल मृदा जब जल ग्रहण कर लेती है, लाल मृदा जब जल ग्रहण कर लेती है यही लाल मृदा जब जल ग्रहण कर लेती है तब पीले रंग की दिखती है, पीले रंग की दिखती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि लाल पीली मृदा में लाल मृदा कब दिखेगी, जब आयरन ऑक्साइड होगा। और लाल मृदा जब जल ग्रहण कर लेती है, मतलब जो सिंचाई होती है जल ग्रहण कर लेती है, नमी सोख लेती है, तब ये पीले रंग की दिखाई देती है, तब इसी को पीली मृदा कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से लाल पीली मृदा हमेशा एक साथ आएगा, ध्यान देना, ठीक है। लाल मृदा कब होगा, जब आयरन ऑक्साइड है, जब इसी में सिंचाई हो जाएगी, जल ग्रहण हो जाएगा, तो ये पीली मृदा हो जाएगा। अगर केवल लाल मृदा आ रहा है, समझिएगा, एक कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है लाल मृदा, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने लाल पीली पढ़ा था अच्छी अच्छी किताबों में, तो लाल पीली मृदा ही लाल मृदा है, या कहीं कहीं अगर पीली मृदा केवल आ जाए तो लाल पीली मृदा ही पीली मृदा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बारीकी है, तो ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी ना बन के थोड़ा सा लॉजिकली बनते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, इसी वजह से इसको लाल पीली मृदा इकट्ठे कहा जाता है। एक पॉइंट और लिखते हैं कि इसकी प्रकृति, किसकी, लाल पीली मृदा, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय होती है। दूसरी चीज यहां पे हम लिखेंगे कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस, देखो एनपी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी पाई जाती है, कमी होती है, ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी होती है, और पोटास या चूना की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, प्रचुर मात्रा होती है। एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने पढ़ा जलोढ़, हम लोगों ने पढ़ा काली मृदा, और हम लोग अब पढ़ रहे हैं लाल पीली मृदा। तीनों मृदा में कॉमन क्या है कि ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। ध्यान देना, ह्यूमस बढ़ेगा नहीं किसी में, और ह्यूमस से ही क्वेश्चन आता है। तो ह्यूमस की अभी तक कमी पाई जा रही है, कुछ पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अब देखते हैं लाल पीली मृदा का विस्तार, मृदा का विस्तार। और लाल पीली मृदा दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा क्षेत्र में विकसित मृदा है, ठीक है ना, दूसरे नंबर की है। चलो डायरेक्ट मैप बनाते हैं, तो विस्तार देखना बहुत अच्छे से, और आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना। मृदा जो है आज टॉपिक समाप्त। ये कुछ बन गया है, ठीक है ना, कच्चा चिट्ठा बन गया, कोई समस्या नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु कर्नाटक, जी वाले क्षेत्र में। और आंध्र प्रदेश के ऊपर थोड़ा सा पश्चिम बंगाल भी चल लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, पश्चिम बंगाल। यूपी का उत्तरी क्षेत्र, सॉरी यूपी का दक्षिणी क्षेत्र देख लेंगे, दक्षिणी क्षेत्र खासकर, तो कोई समस्या नहीं। हालांकि यूपी में हम लोग फिर से यूपी की मृदा अलग से देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, और ये आपका पश्चिम बंगाल और यूपी वाला क्षेत्र भी है। तो अगर हम लोग मैप में देखें कहाँ पे है,
तो इसको थोड़ा सा मैप अगर थोड़ा सा और विस्तार कर ले मैप का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी ठीक। तो ये वाला क्षेत्र जो है वो कुछ इस प्रकार का है, देखिएगा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, लाल पीली मृदा, ठीक है। जी वाला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा पश्चिमी हिस्सा, ठीक है ना। नीचे आपका ये थोड़ा तमिलनाडु का हिस्सा, और ये वाला हिस्सा कर्नाटक का। ये वाला कौन सा हिस्सा, कर्नाटक का, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा किसका है, ये वाला हिस्सा किसका है, ये है लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा एक बात समझिएगा, मैंने आपको काली मृदा बताया था, ठीक है ना। आप काली मृदा देखेंगे, ये वाला हिस्सा, ये काली मृदा देख रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे और बना दूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर कर दूं, ये यही तो लाल पीली है, यही तो लाल पीली मृदा है ना। ये देखो, ये लाल पीली है। या अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं तो ये बीच में काली मृदा हो गई कि नहीं हो गई, ये बीच में काली मृदा हो गई कि नहीं हो गई, ये कौन सी, ये काली मृदा। यहां तक क्लियर हुआ। अब पीसीएस में क्वेश्चन क्या आया था इस बार, क्वेश्चन यही तो आया था कि काली मृदा को उत्तर, दक्षिण व पूर्वी क्षेत्र से लाल मृदा घेरे हुए है। तो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई। यहां से भी देखो, दक्षिण से भी, उत्तर से भी और पूर्व से भी, तीनों ओर से लाल मृदा घेरे हुए है, और बीच में क्या है, काली मृदा। तो काली मृदा को तीनों ओर से लाल मृदा ने घेरा हुआ है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन क्या आया था, एक आया था कि लाल मृदा भारत में पाई जाने वाली दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा मृदा है। तो बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्रम भी लिखवाया, बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो आपके मैपिंग से भी अच्छे खासे बन रहे हैं। इसी वजह से मैपिंग करना इंपॉर्टेंट है, केवल रटने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये मैप आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अब अगर मैं इसी मैप को फिलअप करूँ थोड़ा सा, तो जैसे ये काली मृदा है, हालांकि फिर हम लोग देखेंगे एक बार मैप को, ये काली मृदा है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इधर ऐसे, अगर ये हम लोग देख लें, ये तो ये जलोढ़ मृदा है, ये देखो ये जलोढ़ मृदा है। बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अब ये वाला क्षेत्र बचा है, अब समझिएगा, अब ये वाला क्षेत्र बचा कौन सा, ये हरा वाला, ये वाला क्षेत्र बचा, देखो बचा, ये वाला क्षेत्र बचा बचा। अब इसी पे एक और मिट्टी भरेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुल मिला के मैपिंग से आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ये पक्का है। अब मैपिंग से नहीं आ रही है तो आप लोग मैपिंग को करो, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वालिफाई करना है तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छे खासे एग्जाम है आजकल, तो यूपी ट्रिपल एससी भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपका हो गया लाल पीली मृदा। और इसी में अगर एक और पॉइंट लिखना चाहो कि इस मृदा में, किसमें, लाल पीली मृदा में, इस मृदा में, इस मृदा में दलहन व तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। बस हो गया, काम खत्म। आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन केवल चार मृदा से आता है, जलोढ़, काली, लाल पीली और लेटेराइट, ठीक है। तो अगली मृदा हम लोग लेते हैं लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा बहुत इंपॉर्टेंट मृदा है, ये भी देखना है। तो लेटेराइट मृदा में सबसे पहला पॉइंट तो हम यही देखेंगे कि उच्च ताप, उच्च ताप व अधिक वर्षा, उच्च ताप व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उच्च ताप व अधिक वर्षा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा और जहां पानी बहुत ज्यादा बरस रहा होगा, वहां पे कौन सी मिट्टी होगी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। सिंपल से पॉइंट। शुष्कता होने पर, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शुष्क हो जाएगी, शुष्कता होने पर यह मृदा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मृदा अधिक
कठोर हो जाती है। मतलब सूखने पर जब बारिश नहीं होती, ताप ही ताप होता है, तो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। इतनी कठोर हो जाती है, अधिक कठोर हो जाती है, जिस तथा इससे ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटें ईंटें बनाई जाती है। सिंपल से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस मृदा के शुष्क होने पर ईंटें बनाई जाती हैं? तो लेटेराइट मृदा। ठीक है, लेटर शब्द का मतलब ये होता है ईंट, तो याद रखना है लेटेराइट मृदा शुष्क होने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, और इतनी कठोर हो जाती है कि इससे ईंटों का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। लेटेराइट मृदा का लाल रंग होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, लेटेराइट मृदा का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। तो हम लिखेंगे कि इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, के कारण होता है। ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड FeO, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। लाल रंग का भी, लाल मिट्टी का भी लाल रंग है, और लेटेराइट मिट्टी का भी लाल रंग है, ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्योंकि क्यों क्योंकि मैंने देखो बताया कि अधिक वर्षा होती है। क्योंकि अधिक वर्षा होने पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल एक टू पॉइंट लॉजिक है। क्योंकि वर्षा होने पर ह्यूमस ह्यूमस जल में घुलकर नीचे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। अब जब नीचे चले जाएंगे तो ह्यूमस बचेगा ही नहीं, काम खत्म हो जाएगा, उर्वरकता बचेगी नहीं। ठीक है, तो याद रखना ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जल में क्यों घुलते हैं? क्योंकि अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ही, उच्च ताप वाले क्षेत्र में ही लेटेराइट मृदा पाई जाएगी। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग अलग फॉर्मेट में लिखें कि इस मृदा में आयरन, एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना। आयरन, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ही है, तो आयरन, एल्यूमिनियम अधिकता पाई जाएगी, और नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाएगी। हमने अभी तक देखा जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, चारों में ह्यूमस की कमी पाई जा रही है। कॉमन सी बात है ना, चारों में ह्यूमस की कमी है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखेंगे इसी में कि इस मृदा में चाय, कॉफी, काजू, इलायची की खेती होती है। ठीक है ना, चाय, कॉफी, काजू। बहुत बार पूछा गया है कि काजू की फसल किस में उगाई जाती है, काजू की किस मिट्टी में? तो लेटराइट मिट्टी में। ठीक है ना, काजू। अगर थोड़ा सा हम नोट करके एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदा में, इसे लिखते हैं कि लाल लेटेराइट मृदा काजू के लिए काजू फसल के लिए उपयुक्त है। ठीक है, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल लेटराइट मृदा पाई जाएगी, और इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाएगी, इन क्षेत्रों में जो लेटराइट मृदा पाई जाएगी, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वाले क्षेत्र में, तो ये वाले क्षेत्र में जो मृदा पाई जाएगी लेटराइट, ये काजू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसका विस्तार भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो लेटेराइट मृदा
का विस्तार। तो यहीं पे लिख लेते हैं, जगह है। कहाँ पाया जाएगा विस्तार, खुद ही दिमाग लगाओ। जहाँ मैंने क्या बोला, कहाँ पाई जाएगी ये मृदा, जहाँ उच्च ताप और अधिक वर्षा होगी। तो बस दिमाग लगाइए कि दक्षिण पश्चिम मानसून आता है कि नहीं, बिल्कुल, तो केरल में आएगा, वर्षा ज़्यादा होगी, गर्मी भी ठीक ठाक होगी। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में जाएगा, ठीक ठाक वर्षा होगी, ठीक ठाक गर्मी भी होगी। आंध्र प्रदेश में भी तो पाई जा रही है, कोई समस्या नहीं है। और मेघालय में तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, असम में भी वर्षा होती है, असम में भी वर्षा होती है, क्यों भाई। और या अगर एक शब्द आता था, मतलब आता है राजमहल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। तो एक एग्जाम में पश्चिम बंगाल नहीं आया था, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र आया था, ठीक है, तो उसको भी नोट कर लो। तो बस इतनी जगह पे ये पाया जाएगा। तो अगर हम इसका विस्तार देखें मैप में, क्योंकि मैप इंपॉर्टेंट है, बिना मैप के तो कुछ है ही नहीं। लेटराइट मृदा का विस्तार देखिएगा। तो ये एक ये मैप मैंने बनाया है, कच्चा चिट्ठा, ठीक है, इसी पर देखेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा एक चीज यहां पे और लिख लेना, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट ये सह्याद्री, क्योंकि केवल केरल में तो वर्षा हो नहीं रही है, पूरा पश्चिमी घाट ही वर्षा है, ठीक ठाक, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें लेटराइट मृदा का विस्तार, तो कुछ इस प्रकार है, ज़्यादा ऊपर हो गया, ये आप देखिएगा इस प्रकार है, ये हो गया। ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी है, ये इस प्रकार से, क्लियर है। और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र भी है, तो इस प्रकार से, ये मेघालय वाला क्षेत्र भी है, बिल्कुल, मेघालय और असम वाला है ना, तो यहीं पर बना दो, कोई समस्या नहीं है, इस प्रकार से जी। तो ये क्षेत्र क्या है, लाल मृदा का विस्तार यहां यहां पाया जा रहा है, ठीक। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय, असम, राजमहल, पहाड़ियां और पश्चिमी घाट, ठीक है ना, सारा विस्तार यहीं पर आ गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग दो मृदाओं को इकट्ठे देखते हैं, ठीक है ना, एक स्लाइड में, क्योंकि छोटी छोटी मृदा हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार है नहीं इनका। तो एक मृदा है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, एक मृदा है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। देखिएगा, तो पहले कुछ पॉइंट लिख लें इसके बारे में कि शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, रेतीली मृदा होती है, जल ग्रहण क्षमता सबसे कम पाई जाती है, सबसे कम होती है, मतलब जल ग्रहण की क्षमता बहुत ही कम होती है इसमें, ठीक है। सिंचाई जब करते हैं लगातार, तब जाके कुछ उपजाऊपन होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फोरस नहीं है इसमें, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अभी तक जितनी भी मिट्टियां देख रहे हैं, सब में ह्यूमस की कमी है, ठीक है। और विस्तार कहाँ पे है, तो खासकर पश्चिमी राजस्थान। जब हम आपको मानसून बताएंगे, तो बताएंगे कि पूर्वी राजस्थान में तो वर्षा हो रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल वर्षा वर्षा नहीं हो रही, जैसलमेर वगैरह में, ठीक है। पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, हरियाणा, ठीक है ना,
गुजरात, ये वाला क्षेत्र। या अगर हम इसको थोड़ा सा मैप बना दें, अगर ये वाला क्षेत्र हमें कुछ यहां मिलने वाला है, यहां पे ये वाला, ठीक है। ये क्या है? मरुस्थल है यहाँ पे, वैसे भी राजस्थान तो मरुस्थलीय, या इसी को शुष्क मृदा कह देंगे, शुष्क मृदा वाला क्षेत्र। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगली मृदा है जो इंपॉर्टेंट, वो है लवणीय मृदा। लवणीय या इसी को क्षारीय मृदा कह देंगे, क्षारीय मृदा। ठीक है। यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? पहला पॉइंट, अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये मृदा कहाँ पाई जाएगी? ये उस जगह पे पाई जाएगी जहां अपवाह तंत्र बहुत ही कम है, मतलब नदियां है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। और नदियां हैं भी तो वो पानी बहुत ही कम है, उच्च ताप पाया जा रहा है, खराब जलवायु है, सॉरी खराब बोल रहा हूं, शुष्क जलवायु है, सूखा क्षेत्र है, तो उन क्षेत्रों में लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाएगी। अब इनमें इंपॉर्टेंस क्या है भाई? मरुस्थलीय मृदा भी अपवाह तंत्र नहीं था, उसमें भी नहीं था, पानी नहीं था, शुष्क था, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में देखिएगा। तो पहली चीज यही लिखें कि यह है अनुपजाऊ होती है, अनुपजाऊ होती है, ठीक है। फिर हम देख लें कि शुष्क जलवायु, खराब अपवाह तंत्र, के कारण यह लवणीय होती है, लवणीय होती है। क्षार का मतलब क्या होता है? नमक ज्यादा होगा। होता क्या है, जब पता है कि ये खराब अपवाह तंत्र है, पानी नहीं है, तो अत्यधिक सिंचाई की जाती है, समझिएगा, अत्यधिक सिंचाई की जाती है। शुष्क दशाओं में, पूरा लिखते हैं, शुष्क दशाओं में, आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। शुष्क दशाओं में अत्यधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई के कारण केश नलियां बन जाती हैं, जिससे मृदा के अंदर मौजूद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण ऊपरी सतह पर आकर सफेद परत बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए है क्या, मान लो ये मृदा है, ठीक है, ये बहुत ही शुष्क है ऊपर। अब इस पे हमने जैसे ही सिंचाई की, जैसे ही सिंचाई की, तो अंदर जो मौजूद है यहाँ पे क्या बन गई? पतली पतली केश नलियां बन जाती है, ठीक है ना। और केशिकत्व की क्रिया क्या कहती है? कि जल का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना ऑटोमेटिक। तो जब जल ऊपर जाएगा यहाँ से, तो अपने साथ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण भी ले जाएगा। और शुष्क ज़्यादा है, कंटिन्यू तो जल सिंचाई की नहीं जाती, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर सफ़ेद लेयर बन जाती है, ठीक है ना, सफ़ेद लेयर बन जाती है। जब सफ़ेद लेयर बन जाएगी, नमक बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ उपजाऊ होगा ही नहीं, वो मृदा खराब हो जाएगी कृषि के लिए, ठीक है। बस ये होता है। एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मृदा में केश नली का केश नली की स्थिति देखी जाती है? तो लवणीय क्षारीय मृदा में, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार अच्छे एग्जामों में। विस्तार आगे देखते हैं। तो पहली बात तो लवणीय मृदा हो गया। यहीं पर देखें कि देखो, पहली बात तो मृदा जो है ना, अगर खेती करनी है तो मृदा का जो पीएच होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। मतलब अगर अम्लीय है, मृदा अगर अम्लीय है
और ज़्यादा क्षारीय है, तो दोनों घातक है, दोनों गलत है, बैलेंस होना चाहिए एक। अगर अम्लीय है तो उस पर चूना मिलाया जाता है, क्षारीय है तो उस पर जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम। अगर अम्लीय है तो चूना मिलाया जाता है, क्षारीय है तो जिप्सम मिलाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना एक्स्ट्रा। अभी लवड़ी खत्म नहीं हुआ है, लवड़ी में देखना है अभी कुछ चीज़ें। देखिए ऐसे लिख दें कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में पाई जाती है, पाई जाती है। कहीं कहीं आपको गुजरात नहीं मिलेगा, ये बता दें। कहीं कहीं किताब में पश्चिम बंगाल मुझे लिखा मिला है तो गलत है, ठीक है ना, गुजरात ही है। ऐसा क्यों है ये भी कर रहा हूं, समझो। आपने कृषि अगर पढ़ा है तो उसमें अगर अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस खेती में, किसकी फसल उगाने में हमें जिप्सम की ज़्यादा आवश्यकता होगी, तो उसमें ऑप्शन होता है मूंगफली। मूंगफली क्यों? क्योंकि मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में, और गुजरात में लवणीय मृदा है तो हमको जाहिर सी बात है जिप्सम मिलाना पड़ेगा, जिप्सम मिलाना पड़ेगा। अब मूंगफली की खेती सर्वाधिक गुजरात में हो रही है, तो मूंगफली की खेती में हमें जिप्सम मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लवणता कम हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देना है कि सर्वाधिक लवणीय मृदा गुजरात में। फिर उसके बाद बात करें, लवणीय मृदा गुजरात में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि मृदा मृदा की लवणता, लवणता की मात्रा, मृदा में होगा ना, मृदा में, हिंदी गलत हो रही है। मृदा में लवणता की मात्रा को कम करने के लिए या तो जिप्सम मिलाओ, या तो जिप्सम मिलाया जाता है, या तो जिप्सम मिलाया जाता है, या लवण रोधी फसलें, बरसीम, गन्ना, चावल, उगाई जाती है। मतलब अगर लवणता कम करनी है तो या तो जिप्सम मिला दो डायरेक्ट, और या तो ऐसी फसलें उगा दो जिससे जिप्सम की मात्रा मिल जाए ऑटोमेटिक और लवणता कम हो जाए। तो ऐसी फसल कौन कौन सी है? बरसीम, गन्ना, चावल। बरसीम बहुत आता है, ठीक है ना, बरसीम एग्जाम में बहुत आता है कि लवण रोधी फसल कौन सी है, तो बरसीम। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। लवणीय मृदा, अब उपजाऊ कम है, लवणीय मृदा अनुपजाऊ है, अनुपजाऊ अनुपजाऊ है। लवणीय मृदा के कई सारे स्थानीय नाम हैं, स्थानीय नाम है, जैसे इसी लवणीय मृदा को रेह कहा जाता है, रेह, इसी को कल्लर, इसी को ऊसर, ऊसर, इसी को राकर, इसी को चौपेन, चौपेन, ठीक है ना। चौपेन एक नया शब्द है, शायद पढ़ा हो आपने, तो यहां से देख लेना, हो सकता है यही आ जाए इस बार। चौपेन किस मृदा को कहा जाता है? तो लवणीय मृदा को ही चौपेन कहा जाता है, ठीक है ना। कार्ल भी कहते हैं कहीं कहीं इसको, कार्ल। तो ये इसके नाम है, किसके? लवणीय मृदा के ही नाम है, क्लियर है। बाकी चीजें मैंने बता दी। एक पॉइंट लास्ट में हम लोग देखेंगे, इसका शायद हम लोगों ने विस्तार नहीं देखा ना, उसके दशाओं में लवणीय मृदा कहाँ, हाँ विस्तार देख लें। गुजरात में देख लिया है, गुजरात में पाई जा रही है सर्वाधिक, लेकिन एक बार अगर विस्तार देखेंगे हम लोग तो कहाँ पाई जा रही है एग्जैक्टली, तो गुजरात, गुजरात तो ही है, खासकर पश्चिमी गुजरात, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन क्षेत्र है, सुंदरवन क्षेत्र, तो वहां पर भी लवणीय मृदा पाई जा रही है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर लवणीय है, अम्लीय है, तो क्या क्या मिलाना पड़ेगा उसको कम करने के लिए।
लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर अम्लीय मृदा पाई जाती है, पाई जाती है। क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो अच्छे अच्छे रखेंगे। और अधिक वर्षा और कम वर्षा, कम वर्षा मतलब अपवाह तंत्र खराब, जलवायु सही नहीं है, तो वही तो होगी कम वर्षा। तो कम वर्षा वाले स्थानों पर क्षारीय या लवणीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो अगर वर्षा ज़्यादा हो रही है तो अम्लीय मृदा वहाँ बन जाएगी, वर्षा बहुत ही कम हो रही है, खराब अपवाह तंत्र है, खराब जलवायु है, तो वहाँ पे लवणीय मृदा बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों का विस्तार हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इसमें इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं। क्लियर है? अब एक मृदा हम लोग देखते हैं, अब पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, ठीक है ना, एक दो मृदा एक्स्ट्रा और देखेंगे, बस खत्म करेंगे इसको। अब पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाएगी? जहां पर्वत होंगे, नाम से ही पता लग रहा है ना। एक चीज ध्यान रखनी है कि पर्वतीय ढालों पर, पर्वतीय ढालों पर मृदा की परत पतली पाई जाती है। गुरुत्व बल के कारण मृदा नीचे की ओर खिसकती है, खिसकती है, जिसे मृदा सर्पण, सॉइल क्रीप कहते हैं। मतलब मान लो ये पहाड़ी है, अब यहाँ पे मृदा बहुत ही पतली परत पाई जाएगी, मोटी पाई जाएगी तो ऑटोमेटिक गिर जाएगी, है ना। तो जब भी कुछ ऐसे अपर्दन वाली स्थिति होती है तो मृदा खिसक कर नीचे आ जाती है। जब नीचे आ जाएगी तो और पतली हो जाएगी। तो मृदा का खिसक कर नीचे आना ही क्या कहलाता है? मृदा सर्पण। क्या? मृदा सर्पण। ठीक है, कभी कभार टेक्निकली वर्ड आ जाते हैं तो ध्यान रखना, मृदा सर्पण कहलाता है। क्लियर है? इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। इसी में अगला पॉइंट देखेंगे, ह्यूमस। ह्यूमस की कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। जितनी मृदा हम लोगों ने पढ़ा है सब में ह्यूमस की कमी है अभी तक, है ना। इसी में ह्यूमस ज्यादा नहीं है अभी, तो ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे इसी में पर्वतीय मृदा में कि इस मृदा में, किसमें? पर्वतीय मृदा में। इस मृदा में मुख्यतः मुख्यतः फलों की खेती की जाती है, फलों की खेती होती है। विस्तार, तो विस्तार ध्यान रखना कि हिमालयी क्षेत्र में ज्यादा। हिमालय क्षेत्र में क्या है? हिमालय पूरा पर्वतीय तो है, तो हिमालय क्षेत्र में क्या है? पर्वतीय मृदा है, बस बात खत्म। इसका मतलब हिमालय क्षेत्र में फल भी उगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, निचले वाले भाग में। ठीक है, और ज़्यादातर जहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जैसे नीलगिरी हो गया, तो इन सब क्षेत्र में भी पर्वतीय मृदा है, और जो मृदा की परत है वो पतली है, और फल उगाए जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पर्वत पहाड़ियाँ हैं उधर साइड, ठीक है, तो वहाँ पे भी फलों की खेती ठीक ठाक होती है। एक मृदा और देख लेते हैं हम लोग, उसका नाम है पीटमयी मृदा। पीट या इसी को दलदली, पीट या दलदली मृदा कहते हैं। दलदली मृदा, नाम से पता लग रहा है दलदली मतलब जहां बहुत ज्यादा पानी होगा वहीं दलदल बन जाएगा, वही मृदा को दलदली मृदा कहेंगे, है ना। तो ऐसे लिख दें कि इसका निर्माण जलमग्न जलमग्न स्थिति में होता है, स्थिति में होता है।
ठीक। अब यहां पे हमें इंपॉर्टेंट रोल मिला कि ह्यूमस की अधिकता के कारण, अधिकता अभी तक जितनी भी मिट्टियां हम लोगों ने पढ़ी सब में ह्यूमस की कमी है, लेकिन इसमें ह्यूमस की अधिकता है। किसमें? पीट या दलदली मृदा में। तो ह्यूमस की अधिकता के कारण यह गहरी काली, अब पानी भी है, दलदल है, वह भारी, गहरी काली व भारी होती है। ठीक। विस्तार, इसमें ह्यूमस की ज्यादा है, ह्यूमस की अधिकता है। ठीक है। विस्तार, तो विस्तार ध्यान रखना केरल के कुछ क्षेत्रों में है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में है, क्योंकि पानी वहां ज्यादा है। ठीक। इस वजह से वहां दलदल ज्यादा है, दलदल ज्यादा है तो ह्यूमस ज्यादा है। तो यहां पे जो है ये दलदली या पीट मृदा पाई जा रही है। तो यहां से हमारा मृदा वाला चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है। ज्यादातर जितनी भी मृदा है, इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आने वाली, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक। लास्ट में हम लोग एक मैप बना लें और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या देखना है, मृदा अपर्दन। अपर्दन, क्योंकि अपर्दन से भी इस बार क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, अपर्दन इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो अपर्दन देखना है, उनका क्रम देखना है अपर्दन का। ठीक। उसके पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि पहले हम लोग मैप बनाएंगे। एक लास्ट में पूरा एक बार थोड़ा कच्चा चिट्ठा बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। जी। ठीक है, भारत बन गया, कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था काली मृदा, सॉरी जलोढ़ मृदा देखा था ना। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है? इस प्रकार है, जलोढ़ मृदा का विस्तार इस प्रकार है, ये, और यहाँ के डेल्टा वाले क्षेत्र में है। जी जलोढ़ मृदा है, क्लियर है। उसके बाद हमने देखा था काली मृदा। तो काली मृदा कहाँ देखा था? यहां साइड देखा था काली मृदा, ये है काली मृदा। थोड़ा बहुत इधर साइड में देखा था हमने, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश साइड में देखा था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा का विस्तार कहाँ था? ये इधर साइड था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा था? फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था लेटेराइट मृदा। और लेटेराइट मृदा मैंने बताया था कि यहाँ है, देखो ये पहले तो पश्चिमी घाट हो गया है ना, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, ये असम मेघालय वाला क्षेत्र हो गया पूरा, ये आप देख रहे हो। ठीक है। फिर हमने देखा था मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा मैंने बताया था, ये है लो, ये है पूरा मरुस्थलीय मृदा इधर साइड, क्योंकि मरुस्थल यहीं पे तो है। ये हो गया मरुस्थलीय मृदा, ये लो। और फिर हमने देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था एक पर्वतीय मृदा। मैंने बताया था पूरा हिमालय ही पर्वत है, तो यहाँ पे पर्वतीय मृदा तो होगी। ठीक है ना, इधर साइड ये पूरा पर्वत है, इधर साइड ये पूरा पर्वत, जहां भी ये पर्वत,
ठीक है। अब फिर हमने देखा था पीठमयी मृदा, तो पीठमयी मृदा या दलदली मृदा इधर साइड है, थोड़ा सा ये केरल साइड है और थोड़ा सा ये उत्तराखंड साइड है ये, ठीक है। अब बाकी जो इतना इतना क्षेत्र बचा है यहाँ पे मिक्सअप पाई जाती है, जैसे जैसे यहाँ पे चलवासी कृषि होती है तो यहाँ पे जलोढ़ भी हो जाती है ना। बारिश होती है तो यहाँ पे लेटराइट मृदा भी पाई जाती है थोड़े थोड़े हिस्सों में, लेकिन विस्तार मुख्यतः यही है। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप आराम से चीज़ों को बना सकते हो। क्लियर है। तो 2 मिनट में हमने पूरा मैप तैयार कर दिया। अब देखते हैं हम लोग अपर्दन। अपर्दन एक चीज मैं बता दूं, अपर्दन देखो काफी बड़ा चैप्टर है, अगर आप पढ़ो खुद से, बुक में काफी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन मैं केवल उतना ही बताऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा अपर्दन का मतलब क्या है। पहले तो अपर्दन, अगर मृदा है मिट्टी, अगर मिट्टी का अपर्दन हुआ तो इसकी उर्वरता कम हो जाती है, तो अपर्दन एक निगेटिव है मिट्टी के लिए, पहली चीज, ठीक है। अपर्दन मृदा का जो ऊपरी परत ये गायब हो जाती है, ऊपरी परत मतलब खत्म हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो ओ स्तर होता है, ओ स्तर, इसी में ह्यूमस या जैविक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी कारण से मृदा उपजाऊपन होता है, क्योंकि ऊपरी परत होती है। और ऊपरी परत जब अपर्दन के कारण खत्म हो जाएगी तो उपजाऊपन खत्म, मिट्टी की उर्वरता भी खत्म, ठीक है। यही होता है। अब अपर्दन मुख्यतः 2 प्रकार से, एक होता है जल अपर्दन, एक होता है वायु अपर्दन। साफ साफ पता लग रहा है नाम से ही, वायु अपर्दन का मतलब है कि अगर आंधी तूफान आएगा तो मिट्टी की ऊपरी परत उड़ के चली जाएगी और ओ स्तर खत्म, ठीक। जल अपर्दन में जल भारी मात्रा में वर्षा होगी, ठीक है, या भारी मात्रा में एक तो वर्षा हुई, वर्षा ज़्यादा हो गई, या बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो मिट्टी की ऊपरी परत अपने साथ बहा ले गई, वायु उड़ा ले गई, जल बहा ले गई। तो दोनों स्तर में ही, दोनों कंडीशन में ही मिट्टी की ऊपरी परत खत्म और उपजाऊपन खत्म, ठीक है। बस यही है। तो अब इसी को लिख देंगे फटाफट से। सॉरी, भारती लिख दिया मैंने, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपर्दन का कारक जल है और शुष्क क्षेत्रों में कारक वायु है, ठीक है। खासकर उत्तर प्रदेश में यहां क्वेश्चन आता है कि यूपी में सर्वाधिक अपर्दन कौन सा होता है। तो यूपी में सर्वाधिक अपर्दन होता है जल अपर्दन। तो कहाँ होगा जल अपर्दन? जहां वर्षा ज्यादा होगी। कहाँ वर्षा हो रही है? तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में है ना। तो तराई क्षेत्र में सर्वाधिक जल अपर्दन होता है। वायु अपर्दन कहाँ होगा? जहाँ शुष्क होगा। शुष्क कहाँ होगा? जहाँ वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा कहाँ होती है? कहाँ नहीं होती? मथुरा में सबसे कम होती है, आगरा में सबसे कम होती है, गर्म क्षेत्र होते हैं, है ना। तो मथुरा आगरा वाले क्षेत्रों में, इटावा वाला क्षेत्र इसी वजह से फेमस है, अवनालिका अपर्दन होता है। तो इटावा वाले क्षेत्रों में क्या होता है, शुष्क अपर्दन हो जाता है, ठीक है ना, वायु अपर्दन हो जाता है। बस, हालांकि ये तो यूपी वाला पार्ट है, इसको अलग से देखेंगे हम लोग। वनोन्मूलन, मृदा अपर्दन, ये प्रमुख कारकों में से एक है। वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का मतलब होता है, एक होता है वन रोपण, एक होता है वनोन्मूलन। वन रोपण मतलब वन लगाना, पेड़ लगाना। वनोन्मूलन मतलब पेड़ उखाड़ देना। होता यह है कि जब पेड़ उखाड़ देंगे देखिए है क्या, मैं यहां अलग से बताऊं। ये मान लो कोई पेड़ है, ये मान लो कोई पेड़ है, पेड़ है तो इसमें पेड़ लगे हैं, कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से पेड़ लगे हैं, ठीक है। अब हो ये रहा है
कि पेड़ की जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं, भाई ये पेड़ है इस प्रकार से, तो पेड़ की जड़ें हैं लगातार फैली हुई हैं ये इस प्रकार से। देखा हो कहीं की जड़ें बाहर निकल के फैल जाती हैं ऐसे, ये है ना, दूर दूर तक फैली हुई हैं, ये काफी अंदर तक फैली हुई हैं, 20 स्तर तक फैली हुई हैं। ठीक, ये जड़ें काम कर रही हैं, जड़ें मृदा को बांधे रखने का काम करती हैं, बांधे रखने का काम करती हैं। ठीक है, और जब यहां से मान लीजिए कोई पत्ता गिरा, मान लीजिए कोई पत्ता वगैरह कोई गिर रहे हैं नीचे, सूखे पत्ते है ना, गिर जाते हैं कहीं, तो यही सूखे पत्ते जमीन में मिल जाते हैं और यही ह्यूमस का काम करते हैं, ह्यूमस का काम करते हैं, तो इनको उर्वरता मिलती रहती है। अब हुआ ये, हमने पेड़ उखाड़ दिया तो मिट्टी की जो बांधे रखने की क्षमता थी वो खत्म, और जब मिट्टी की बांधे रखने की क्षमता थी वो खत्म हो गई तो मृदा अपरदन हो गया, मृदा का उपजाऊपन कम हो गया। ठीक है, तो वनोन्मूलन मृदा अपरदन का प्रमुख कारकों में से एक है। मृदा अपरदन रोकने हेतु वन रोपण, फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र का मतलब अलग अलग खेती करनी चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग खेती करेंगे तो फसल की उर्वरता बनी रहेगी। अब वन रोपण मतलब वन लगाने चाहिए ताकि मिट्टी बंधी रहे। ठीक है, एक होता है जल अपर्दन, अपर्दन जहां जल होगा, जल वाले क्षेत्रों में ज्यादा ये अपर्दन होता है। ठीक है, और भारी वर्षा के कारण होता है, ये आपको पता है। जल अपर्दन के आपके क्रम पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रम पूछे जाते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले होता है बूंद अपर्दन, बूंद अपर्दन। फिर इसके बाद होता है परत अपर्दन, परत अपर्दन। फिर उसके बाद होता है रिले, रिले या नलिका, रिले या नलिका अपर्दन, अपर्दन। और फिर इसके बाद होता है रिले या नलिका अपर्दन के बाद लास्ट में होता है अवनालिका, अवनालिका अपर्दन। ठीक है, आरो यारो 11 फरवरी को उठा के देख लेना, यही क्रम पूछा गया था आपसे, यही क्रम पूछा गया था, इसको याद हो तो उसने किया होगा। ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं, लेकिन अपने को पढ़ना पूरा है, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है मृदा अपर्दन के क्रम, पहले बूंद अपर्दन, फिर परत अपर्दन, फिर रिले या नलिका अपर्दन एक ही है, फिर लास्ट में अवनालिका अपर्दन। ठीक है, तो ये चीजें कुछ मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा। हालांकि मृदा अपर्दन जो है वो कृषि वाले पार्ट में भी एक आता है, ठीक है ना, कृषि वाले पार्ट में भी हम लोग देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी जो अपर्दन हो रहा है, जैसे अवनालिका अपर्दन इटावा वाले क्षेत्र में चंबल नदी से, तो इसको भी देखेंगे यूपी वाले पार्ट में। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से जो हम लोगों ने शुरुआत की थी, किसकी, मृदा की, सॉइल की, इसका होता है एंड। ठीक है, समाप्त। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, दो पार्ट हैं इसके, ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट देख लेना एक बार, ठीक है ना, उसके बाद दूसरा पार्ट देख लेना, बस काम खत्म। ठीक है, और एक बार चाहे PYQ लगा लेना, घटना चक्र लगा लेना, जहां से भी जो लगाना हो, कोई की अगर प्रैक्टिस सेट लगानी हो, टेस्ट सीरीज लगानी हो, प्रश्न इतना ही है। ठीक है ना, इतना ही आता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।